आफ्टर स्पर गियर्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द गियरिंग और हम इसका फोर्स एनालिसिस करेंगे। जो हमारे पास स्पर गियर होता है उसमें जो स्पर गियर के टीथ हैं वो बिल्कुल पैरेलल होते हैं शाफ्ट के एक्सिस के साथ और इस वजह से जो उसमें एक्सियल कंपोनेंट नहीं होता। मगर यहाँ आपके हमारे पास क्या इशू दरपेश है कि जो टीथ हैं वो जो है एक एंगल पे हैं जिसे आप हेलिक्स एंगल कह सकते हो। ठीक है, तो उस एंगल की वजह से इसमें यहाँ एक्सियल कंपोनेंट भी जनरेट होगा। एक्सियल कंपोनेंट जनरेट होगा और इसको जो है हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि जब हम फोर्स एनालिसिस हम करेंगे तो लाजमी बात है ये काउंट फोर हो रहे होते हैं, एक्सियल भी और जो रेडियल कंपोनेंट है वो भी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास पर गियर में था, यहाँ भी जो है हम आपका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट वुड बी ट्रांसमिटिंग द टॉर्क। आपको यहाँ आर ए वी नजर आ रहा है। आर ए वी इज बेसिकली द रेडियस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द टीथ टू द सेंटर, यानी कि जो सेंटर हमारा एक फॉर्म हो रहा होता है जब दोनों के आपस में कॉन्टेक्ट आ रहे होते हैं तो वो बेसिकली उस सेंटर से ये जो है डिस्टेंस है जिस तरह आपको यहाँ ये नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है कि वो सेंटर पे एक्सिस है और वहाँ से जो है आर ए बी यानी कि जो एवरेज रेडियस है जो एंगल है, ठीक है, दैट इज गैमा जो कि यहाँ गिवन है, जो कि बेसिकली वो हेलिकल एंगल है। और अगर जो है लेट्स से ये अभी है एक पिनियन गियर के लिए, अगर लेट्स से इसके साथ गियर आएगा तो हम इसको दूसरे गियर के लिए कैपिटल गैमा से हम डिनोट करते हैं, जो भी हमारे कमिंग एग्जांपल है उसमें हम इसको यूज़ भी करेंगे। तो इसके अलावा जो है सच इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सो हम इसको साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं और जो बाकी चीज़ें जो रह गई हैं वो हम उसमें डिस्कस करते जाएंगे। ओके जी, ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ फिगर गिवन है, आपको जो है पिनियन गिवन है, गियर गिवन है और आपको जो है पिनियन गिवन है कि जी दैट इज रोटेटिंग एट 600 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, डायरेक्शन आपको गिवन है और ट्रांसमिट जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है वो भी गिवन है। उसके बाद जो बेरिंग्स वगैरह जो है शाफ्ट के साथ लग रहे हैं उनकी पॉइंट्स हमें गिवन है और बाकी एवरेज पिच रेडियाई और बाकी तमाम डेटा गिवन है, अभी हम सॉल्व करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। और इसके अलावा जो है हमें ये गिवन है कि जी बेरिंग ए और सी जो है वो थ्रस्ट लोड जो है वो ले रहे होंगे। इसका क्या मतलब है, हम एग्जांपल में अभी इसको देख लेते हैं। और हमने जो है बेरिंग फोर्सेस हमने फाइंड आउट करनी है ऑन द गियर शाफ्ट, यानी कि जो हमारे पास ये बड़ा वाला एंगल गियर है इसके ऊपर हमने फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स जंप इनटू द एग्जांपल एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल यही एग्जांपल जो भी हमने डिस्कस की थी इसमें हमारे पास आरपीएम गिवन है, पावर गिवन है, ठीक है, और यहाँ गिवन है कि ए और सी शाफ्ट जो है वो थ्रस्ट लोड्स ले रहे होंगे। इसको अभी हम कमिंग मिनट्स में जो है अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे उसके पिच एंगल, हम हेलिक्स एंगल जो है हम वो फाइंड आउट करने से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ये जो इमेज है जब हमने बेवल गियर्स को हमने डिस्कस किया था इनिशियली, वहाँ ये फिगर फीचर हुई थी और आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि हमने जो है पैरामीटर्स जो अभी हमने फाइंड आउट करने। सो स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले जो है हमारे पास पिच एंगल है जो कि स्मॉल गैमा है विच इज़ फॉर आर पिनियन। ठीक है, तो वो हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके जी, सो हम यहाँ कह देते हैं कि गैमा इज इक्वल टू, ओके, यहाँ अब अगर आप ये देखें कि आपके पास जो है ये लेंथ जो है गैमा है। ठीक है, सो आपके पास जो लेंथ गिवन है आपके पास ये लेंथ गिवन है और आपके पास ये लेंथ गिवन है। ठीक है, सो अगर ये लेंथ गिवन है और आपके पास ये जो एक्सेस है यहाँ से, सॉरी, दिस लाइन, ये जो है गैमा बन रहा है एज पर दिस फिगर। सो आपके पास आई थिंक दैट इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ये लाई करें तो वो एंगल थ्रू जो है वो सेम होना है। सो दैट वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स 75 ओवर 225। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी 18.4 डिग्रीज। इसी तरह कैपिटल गामा जो है दैट इज फॉर द गियर, अगर आपने वो फाइंड आउट करना है तो वो आपके पास जो है सिंपली tan इनवर्स, और ये देखें ये जो कैपिटल गामा है ये इस साइड से, यानी कि वर्टिकल जो वाई एक्सिस है लेट्स से कह लें वो उसके साथ में एंगल सब फ्रेंड हो रहा है,
यानी कि बेसिकली अगर आपके पास जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकली आप इसको सॉल्व करें, आपके पास ये एंगल जो बन रहा है दैट इज कैपिटल गैमा ओवर देयर, ठीक है। या फिर बिल्कुल अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो लाजमी बात है, चूंकि ये मिड में आपने किया तो ये एंगल भी वही होगा जो कि यहाँ गैमा से मेंशन है। सो आपके पास डायमेंशन जो है वही है, तो इस केस में जो है ये 225 डिवाइडेड बाय 75 दैट विल कम आउट टू बी 71.6 डिग्रीज। तो इस तरह जो है हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है विच इज टू फाइंड द एंगल्स, ठीक है जी, पिच एंगल्स। अब उसके बाद जो है हम नेक्स्ट फेज में आ जाते हैं और हमने अब फाइंड आउट करना है इसमें, इसको यहाँ हम स्टेप देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप था, और अब हमने जो है इसकी पिच लाइन वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इसके लिए जो है हमारे पास रिलेशन है दैट इज v इज इक्वल टू 2 पाई आर पी और n, ठीक है जी। सो 2 पाई एज इट इज आ गया, आपके पास आर पी जो है वो 32 है, ठीक है, ये देखें देयर इट इज इंटू 32, क्योंकि ये देखें अगर आप ये रेडियस देखें तो बिल्कुल इसके सेंटर से लेके ये जो मीटिंग पॉइंट है इनका यहाँ तक ये डिस्टेंस है 32 और मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है जी। n जो है हमारे पास 600 गिवन है, ओके। और आपने जो है इसको डिवाइडेड बाय अगर 60 कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी मिलीमीटर पर सेकंड में, जो कि 2011 मिलीमीटर पर सेकंड बनती है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो हमने ट्रांसमिटेड लोड फाइंड आउट करना है। अब इस केस में आप सिंपली आप ये अज्यूम कर लें कि पिनियन जो है वो डायरेक्टली जो है चूंकि टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, और इसी टॉर्क ट्रांसमिटेड को यूज़ करते हुए या उस आरपीएम पे जो वो कर रहा है वो हमने यूटिलाइज किया है पिनियन की जो है हमने फाइंड आउट की थी वेलोसिटी, ठीक है, आरपीएम से कन्वर्ट किया था, वही आगे टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है। सो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो टॉर्क जो लोड ट्रांसमिटेड है फ्रॉम पिनियन और वो जो है डायरेक्टली एज इट इज ट्रांसमिट हो रहा है आपके गियर को, ठीक है। अगर जो है हम ये अजम्पशन अपनी ट्रू रखते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लोड, ठीक है। WT इज इक्वल टू H ओवर V। H जो है हमारे पास 3.75 किलो वाट था या फिर 3750 वाट और डिवाइडेड बाय 2.011 मीटर पर सेकंड या 2011 मिलीमीटर पर सेकंड। इनको सॉल्व करेंगे आपके पास जो है 1865 न्यूटन आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट है लोड का, ओके। इसी तरह जो है या फिर ट्रांसमिटेड लोड बेसिकली जो है आप इसे कह सकते हैं, ओके। इसी तरह जो है लाजमी बात है अब हमने गियर की, चूंकि हमने गियर के हवाले से हमने फाइंड आउट करना है तमाम वैल्यूज, तो अब हम क्या करेंगे कि जो अभी हमने यहाँ कैपिटल गैमा हमने फाइंड आउट किया था इसको हम यूज़ करेंगे और हम अब गियर के रेडियल कंपोनेंट और एक्सियल कंपोनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर जो है हमने रेडियल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो रिलेशन है दैट वुड बी WT इंटू tan of phi इंटू कॉज ऑफ कैपिटल गैमा। और इसी तरह अगर आपने एक्सियल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है उसके लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट ट्रांसमिटेड लोड tan of phi और कॉज ऑफ सॉरी साइन ऑफ गैमा इस केस में होगा, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व करते हैं WT आपके पास 1865 है, tan ऑफ 20 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास जो है ये एंगल है जो कि हम लास्ट एग्जांपल से पहले इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज कॉज ऑफ गैमा यानी कि कॉज ऑफ 71.6। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास बनेगा 214 न्यूटन। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ये वैल्यू आपके पास आती है 644 न्यूटन। तो इस तरह जो है हमने ये दो कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया।
ओके, सो लेट्स लुक इनटू द फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि इसकी बेस पे अब आगे कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है उसमें गिवन था कि बेरिंग्स ए एंड सी शुड टेक द थ्रस्ट लोड्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास, चूंकि हम सिर्फ केयर के इस पार्ट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कंसर्न है वो तीन पॉइंट्स होंगे। ये शाफ्ट की फोर्सेस, इस पॉइंट सी पे शाफ्ट की फोर्सेस यानी कि दो बेरिंग्स हैं, और लाजम बात है जो गियर है तो इसकी फोर्सेस जहाँ ये कॉन्टैक्ट जनरेट हो रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ जो फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, सो इस ये हमारा जो है कंसर्न होगा। तो ओके जी, सो अब हम अगर इसको देखना चाहें, ठीक है, तो देखें हमारे पास जो फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, सी शुड टेक द थर्स्ट लोड्स, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सी के जेड कंपोनेंट भी है, एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, ठीक है। और इसी तरह जो है आपके पास जो पॉइंट डी है वो थर्स्ट लोड नहीं ले रहा, तो उसमें सिर्फ जेड कंपोनेंट है और एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। और इसमें जो है आपके पास अलोंग वाई यानी कि जो एक्सियल कंपोनेंट आना था वो इसमें एक्सियल कंपोनेंट नहीं आ रहा। इसी तरह पॉइंट जी जो है उसमें देखें ये यहाँ टॉप पे होनी है, तो इसकी जो ट्रांसमिटेड लोड है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये टॉप पे है, जो रेडियल कंपोनेंट है वो लाजिम आता है टुवर्ड्स द सेंटर अप्लाई हो रहा होगा। और उसके अलावा जो है एक्सियल कंपोनेंट है, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, जो कि इस केस में आपको यहाँ से विजुलाइज हो रहा है कि आपके पास जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर इसमें अप्लाई हो रहा है। सो ये हमारे पास जो है फोर्सेस हैं, ठीक है, और इनकी मदद से जो है अब हमने इसको रिजॉल्व करना है, और जो हमारे पास अननोन कंपोनेंट है हमने उसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर इसमें आप एक और चीज़ देखें कि आपके पास ये सेंटर पॉइंट था, ठीक है, तो आपको यहाँ से इसके सेंटर तक का ये डिस्टेंस 60 गिवन है, ठीक है। इस पॉइंट से लेके जो पॉइंट सी है वो डिस्टेंस आपको जो है गिवन है। उसके बाद जो है चूंकि ये फोर्सेस जो है अभी सेंटर पे नहीं है, इस पॉइंट पे लगनी है यहाँ, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, जो मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस 32 गिवन था, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये यहाँ 32 है, ये 60, ये 90, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो आखिरी कंपोनेंट रह जाता है, ठीक है, ये डाटा इज एक्चुअली 96 नॉट 90, ठीक है। तो इसको जो है हम ये करेक्शन करके हम इसको लेके चलते हैं, और इसके मुताबिक जो है हम आगे सॉल्व करते जाते हैं। ओके, यहाँ हम जो है फिर वक्त इसको हम 96 लिख देते हैं, ठीक है। ओके जी, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले जो है हमने समेशन ऑफ मोमेंट करना है, तो हम कह देते हैं कि जो आपके पास पॉइंट डी है इसके अक्रॉस अगर हम मोमेंट ले लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अक्रॉस पॉइंट डी इज इक्वल टू 0, अगर हम ये ले लेते हैं तो हमारे पास जो है जो मोमेंट्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। एक जो है लाजिम बात है, ये जो फोर्स होगी डब्ल्यू, लाजिम बात है इसकी वजह से एक मोमेंट आ रहा होगा, ठीक है, इसको बोल देते हैं डब्ल्यू। और इसका जो मोमेंट आर्म है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कि ये आर जी है। इसी तरह एक सेकंड मोमेंट जनरेट हो रहा होगा जो कि एट पॉइंट सी होगा, और इसको हम कह देते हैं कि आपके पास वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर सी है। और प्लस थर्ड जो हमारे पास है वो टॉर्क है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है जब ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस टॉर्क को भी एडअप करेंगे और इक्वल्स टू 0। ओके, अब जो है हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारे पास ज़रूरी है वो ये है कि हमने आर जी फाइंड आउट करना है। तो अगर हम आर जी यानी कि वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट जी अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो देखिए इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे। अलोंग द एक्स एक्सिस बहुत सिंपल है कि आपके पास ये देखें ये दोनों एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये देख रहे हैं दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस जो है ये आपको गिवन है कि ये 96 है, ठीक है। सो वी आर जस्ट गोना राइट इट हियर एज 96 आई प्लस, अब इसको जो है जे में अगर हम वाई एक्सिस में डिस्टेंस देखें तो यहाँ इस पॉइंट तक जो है अगर आप ये देखें 60 और दैट इज अराउंड एंड 60 प्लस 32, ठीक है। सो और वाई एक्सिस जो है आपके पास
इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में होगा, तो इसको यहाँ हम कर देते हैं -60 -32, इसको j कर देते हैं, प्लस आपके पास जो k है वो 0 होगा तो दैट वुड बी 0k, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि ये 96i -92j है। इसी तरह जो है जब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट सी, तो आर सी जो है दैट वुड बी इक्वल टू, सबसे पहले जो है इसमें कोई एक्स वाई ऐसे जिस तरह कंपोनेंट नहीं आ रहा होगा, सिंपल ये देखें दो लाइंस आ रही हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, this distance is 60 and this distance is 90, so that would be -60 plus 90j, फिर that would be equal to -150j। तो यहाँ जो है अब हमारे पास जो है दोनों के पोजीशन वेक्टर आ चुके हैं, ठीक है। और अब जो है वी कैन प्रोसीड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वैल्यूज। ओके, अब हम आ जाते हैं दोबारा, इस इक्वेशन को हम दोबारा यहाँ यूज कर लेते हैं। तो आपके पास जो है पहले W के 3 कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। और अगर इनके हम फोर्सेस की तरफ देख लें तो आपके पास जो ए एक्सियल कंपोनेंट है दैट इज आल्सो एक्टिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, जो रेडियल कंपोनेंट है दैट इज आल्सो एक्टिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, और जबकि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट इज एक्टिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सो इसको हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे इस सिचुएशन को, और हम यहाँ ये लिख सकते हैं -214i -644j प्लस 1865k। और अगर आपको इफ यू आर वंडरिंग कि हमारे पास दो वैल्यूज कहाँ से आई, तो ये देखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट एंड एक्सियल कंपोनेंट। ओके, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसमें थोड़ा सा जो है एक जो है करेक्शन हमें करनी पड़ेगी। जो मोमेंट होता है या टॉर्क होता है दैट इज आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये जो है ये वैल्यूज इंटरचेंज होंगी, यानी कि ये वैल्यूज को यहाँ आना चाहिए और इस वैल्यू को यहाँ आना चाहिए, इसी तरह इस वैल्यू को इधर आना चाहिए और इस वैल्यू को इधर आना चाहिए। सो हम ये करेक्शन अभी कर लेते हैं। इसको उठा के हम साइड पे कर देते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड which is 90, sorry 96i -92j plus 150j क्रॉस मल्टीप्लाई बाय तीनों फोर्स के कंपोनेंट एफ सी एक्स आई प्लस एफ सी वाई जे प्लस एफ सी जेड के, और प्लस हमारे पास जो टॉर्क है दैट इज एक्टिंग अराउंड वाई एक्सिस टू टी जे। तो दैट इज द इक्वेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास अब है, अब हमने इसको इवेल्युएट करना है। तो ओके जी, यहाँ नेगेटिव साइन आना था, ठीक है। और अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये कंपोनेंट बनेंगे -171
580i minus 167850j minus 77648k और प्लस अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखते हैं तो ये जी क्रॉस आई जो कि माइनस के बनेगा यानी कि प्लस 150 एफ सी एक्स और यहाँ के और इसी तरह जो है जब जे क्रॉस जे होगा तो वो आपके पास 0 हो जाएगा और जब आप जे क्रॉस के करेंगे तो वो हमारे पास जो है आई बनेगा और माइनस 150 एफ सी जेड और यहाँ आई और प्लस टी जे इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। इट एम्प्लाइज कि आपके पास जो टी जे है डेट बी 167850 ओवर 1000 इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो ये कंपोनेंट है ये आपके पास mm में है तो जब मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास अब जो वैल्यू आएगी डेट वुड बी 167.85 न्यूटन मीटर। अगर आप इसको जो है 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे डेट वुड बी न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट हमने काम करना है डेट इज टू फाइंड आउट द एक्स कंपोनेंट एफ सी एक्स that would be equal to 77648 divided by 150 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी 517.65 और ये वैल्यू जो है आपके पास एंटी फोर्स है ये आपके पास न्यूटन में ही आ रही होगी। ठीक है और इसी तरह जो है आपके पास जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज एफ सी जेड ये इक्वल होगा यहाँ इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा और 171,580 divided by minus 150 that would be equal to minus 1144 न्यूटन। ओके जी। जब आपके पास जो है ये तमाम वैल्यूज आ जाती हैं ठीक है तो हम जो है इसमें पॉइंट डी के फोर्सेस हम इवेंचुअली हम फाइंड आउट कर सकते हैं और वो हम कैसे करेंगे हम ये यहाँ कह देते हैं कि जी समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ फोर्सेस में तीन हमारे पास फोर्सेस आ रही हैं एक फोर्स एट पॉइंट डी प्लस फोर्सेस एट पॉइंट सी प्लस द ट्रांसमिटेड लोड इक्वल्स टू 0 यानी कि आपके पास जो एफ डी है या फिर एफ डी के दो कंपोनेंट होंगे एफ डी एक्स आई प्लस एफ डी जेड के इसमें थ्रस्ट कंपोनेंट नहीं आ रहा प्लस जो आपके पास एफ सी है उसमें हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो कि 517.65 आई प्लस J component which is not available FC और वहाँ सॉरी यहाँ आपके पास जो है ये से Y कर दें और ये J कर दें और यहाँ आपके पास जो है नेगेटिव 1144 की प्लस यहाँ थर्स्ट के कंपोनेंट -214 ठीक है और -644 प्लस 18
65K। तो जब आपके पास ये डेटा गिवन है, हम यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपके पास जो DXI है that should be equal to -517.65 plus 214। इसी तरह FCY that should be equal to 644J। और आपके पास जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट रह जाता है, which is FTZ that should be equal to 1144 minus 1865। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, that would be 720। So 1144 plus 1865 that would be 721। इसके साथ ये आ जाएगा और नेगेटिव का साइन। और इसी तरह जो है हमारे पास जो ये वैल्यू है, that would be equal to 303.65I। ओके, सो फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो फोर्स T है that would be equal to 303.65I minus 721K। इसी तरह आपके पास जो फोर्स एट C है वो आप लिख सकते हैं that would be equal to 517.65I plus 644J और minus 1144K। तो हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें हमने फोर्सेस निकालनी थी और ये हमने फोर्सेस निकाल ली हैं, जो कि आपके पास जो दो इसमें हमारे पास बेरिंग्स थे वहाँ लग गए हैं। और अगर आपने गियर की ट्रांसमिटेड फोर्सेस भी लिखनी है तो वो हमने बहुत पहले की फाइंड आउट कर ली थी, विच इज -214I minus 644J और प्लस 1865K। तो इस तरह जो है हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है।